नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और पीसीएस लेवल के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पहले फेज की जो ई बुक है वह भी आपके लिए आ चुकी है। तो अगर आप लोग प्रिंट फॉर्मेट में उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया था कि गुजरात में इस साल जो आपके राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे उसमें कितने स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये 36वां राष्ट्रीय खेल है और इसमें आपके टोटल 36 स्पोर्ट्स इवेंट शामिल किए गए हैं। इसमें इस बार टोटल 37 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरेटरी और एक हमारी इंडियन आर्म फोर्स की टीम है जिसका नाम सर्विसेज है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा: सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर। और पहला जो राष्ट्रीय खेल है वो 1924 में हमारे देश में लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन 2022 को इसरो के द्वारा PSLV C52 से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो 3 सैटेलाइट मुख्य रूप से लॉन्च की गई थी। ऑप्शन में आपको ये वाला दिया गया था, यानी कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 जिसे हम लोग रिसैट 1A के नाम से भी जानते हैं। इंस्पायर सैट को भी लॉन्च किया गया था और INS 2TD को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में निर्भया एक पहल योजना किस राज्य ने शुरू किया। तो निर्भया एक पहल नाम की जो योजना है ये मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है और ये आपके महिलाओं को डेडिकेटेड एक स्कीम है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में सरकार के द्वारा भी निर्भया नाम से एक योजना शुरू की गई थी और उस दौरान निर्भया नाम के फंड को भी सरकार ने गठित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में लोकसभा में जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक है ये किसने प्रस्तुत किया था। तो उस समय जो हमारे खेल मंत्री थे यानी कि अनुराग ठाकुर, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक पेश किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि इसी अगस्त महीने में ये जो आपका बिल है वो पारित हो चुका है और अब यह एक अधिनियम बन चुका है। अनुराग ठाकुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे देश के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर के पास में एक और मंत्रालय का प्रभार है, तो अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट में बताइए कि और किस मंत्रालय के ये मंत्री हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा महिला उद्यमिता के लिए एक योजना शुरू की गई है। तो ये योजना शुरू हुई है तेलंगाना की सरकार के द्वारा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि तेलंगाना की सरकार ने मार्च महीने में गूगल के साथ में युवाओं, महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक समझौता ज्ञापन के ऊपर भी हस्ताक्षर किया है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई यह स्कीम है। स्टैटिक जीके की बात करें तो एक सिंपल सा प्रश्न आया था कि कुंभ मेले का आयोजन कहां पर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये हमारे देश में 4 स्थानों पर लगता है: प्रयागराज गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उसके बाद में आपका उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक है गोदावरी के किनारे। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज आपके ऑप्शन में दिया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये शायद नहीं आया था लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं कि पंडित रविशंकर कौन सा अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ये हमारे ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और ये आपके टोटल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो हमारे देश की पहली महिला हैं उनका नाम है तन्वी शाह। तो ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 724 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो ये जो नदी है इसका नाम है तापी नदी।
क्या नाम है? इसका नाम तापी नदी है। ये आपके गविलगढ़ की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर मुल्ताई नाम के स्थान से निकलती है। सहायक नदियों की बात करें इसकी तो गिरना, नीसू, अमरावती, पंजारा, बोरी, पूर्णा, मोना, वाकी, अनेर, अरुणावती, ये सारी तापी यानी कि ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आर्टिकल 24 के अनुसार कितने वर्ष आयु के बच्चे कारखाने में नियोजित नहीं किए जा सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि अगर किसी बच्चे की आयु 14 साल से कम है तो उसे आप लोग कारखाने, माइंस या फिर किसी भी जोखिम वाले काम में नियोजित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले साल दिसंबर महीने में पीसी मोदी, जिनका नाम प्रमोद चंद्र मोदी है, जो कि आपके पहले सीबीडीटी के चेयरमैन भी थे, ये इस समय महासचिव हैं राज्यसभा के। अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी टिपिकल था कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा का क्राइटेरिया नहीं है? ऑप्शन में एक आपको दिया गया था कि कुछ पार्टिकुलर मिलियन लोग इसे बोलने चाहिए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए मुख्य रूप से 3 आपके क्राइटेरिया होते हैं कि 1500 से 2000 वर्षों का उस भाषा का इतिहास होना चाहिए, उसका एक मूल्यवान साहित्यिक विरासत होना चाहिए यानी कि कुछ बढ़िया उस भाषा में लिखा गया हो, और उसकी एक मौलिक और अनूठी साहित्यिक परंपरा हो यानी कि कॉपी वाला परंपरा ना रही हो। तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कंसीडर किया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में टोटल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। पहले भी इनसे प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 में डिक्लेयर हुई थी। फिर संस्कृत है, उसके बाद में कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और आपकी है उड़िया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस बॉडी को 1992 में स्थापित किया गया था? तो उसमें आपका सिडबी था 1990 वाला, नाबार्ड था 1982 वाला, फिक्की था 1928 वाला, और एक दिया गया था सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड इसका नाम है, जो कि आपके 30 जनवरी 1992 को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। वैसे इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को ही हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और इसकी अध्यक्ष इसी साल बनी है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, माधवीपुरी बच इनका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इससे पहले ग्रुप डी ने यह भी पूछा था कि हमने कितने देशों के प्रावधान अपने संविधान में शामिल किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल देशों की संख्या यहाँ पर 10 है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आपके दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, जिसे आप लोग संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, उसका भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में एक प्रश्न पूछा गया था कि छोटी आंत यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें जरूरी पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, आंत में आपको उंगली नुमा एक विली देखने को मिलेगा और इसी के द्वारा जरूरी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली पाई जाती है ये आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है भोजन के अवशोषण के लिए। इसके अलावा इसके द्वारा कुछ आपके पाचक एंजाइम भी सिक्रेट किए जाते हैं जिससे भोजन के पाचन में मदद मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस कोशिकांग में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है? तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम कोशिका द्रव्य है और इसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें आपका ग्लूकोज टूट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये हमारे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। फिर देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया गया था, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल ने टोटल 7 आधार पर मटर के बीज का चयन किया था। कौन कौन से 7 आधार थे? एक तो स्टेम लेंथ यानी कि तने की लंबाई कितनी है, पॉड शेप यानी कि जो मटर की फली है वो कैसी है, सीड शेप बीज का आकार कैसा है, इसमें रिंकल्ड वाला भी ध्यान रखिएगा, झुर्रीदार, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था। बीज का रंग कैसा है, फ्लावर की पोजीशन क्या है यानी कि फ्लावर आपके बगल में है या ऊपर लग रहा है, फ्लावर का कलर कैसा है यानी कि इसके फूलों का कलर कैसा है, पॉड कलर कैसा है यानी कि जो फली है उसका कलर कैसा है। तो ये 7 क्राइटेरिया हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिरासियम का भी बीज था जिसके ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया था। तो मेंडल का एक प्रयोग तो आपके मटर के ऊपर था और एक इन्होंने हिरासियम के ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब आते हैं बायोलॉजी के एक और प्रश्न पर। इसमें पूछा गया था कि श्वसन के समय, सांस लेते समय मनुष्य के जो रिब्स होते हैं इनके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो उस स्थिति में जो ये आपकी पसलियां होती हैं, ये पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर निकलती हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से जाती हैं। और वहीं पर अगर हम लोग डायफ्राम की बात करते हैं तो ये आपके नीचे की ओर मूव करता है। ये आप लोग खुद ही अपने दिल पर हाथ रख करके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग एक्सहेलेशन की बात करते हैं यानी कि जब हम लोग सांस ऊपर छोड़ते हैं तो उस स्थिति में जो पसलियां हैं वो आपकी ऊपर और अंदर की ओर आती हैं, यानी कि ऊपर उठ के अंदर की ओर आती हैं। लंग्स आपका जो है वो छोटा होता है और डायफ्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके मूव करता है ऊपर की ओर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन में एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस और गोनोरिया दिया गया था। तो इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस है जिसे हम लोग तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं, यह यौन संचारित रोग नहीं है। तो टीबी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यौन संचारित रोगों की बात करें तो क्लामिडिया, जेनेटियल हर्प्स हो गया, गोनोरिया है, एचआईवी एड्स हो गया, एसपीबी है, पब्लिक्स लाइस है, उसके अलावा आपकी सिफिलिस है, ट्राइकोमोनियोसिस है। तो ये सारे आपके यौन संचारित रोग हैं। अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में भी शानदार न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो आइए इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का प्रकार बताइए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया है अवतल दर्पण के बारे में। देखिए, अवतल दर्पण या फिर जो हमारे लेंस होते हैं उनका साइन कन्वेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो ऐसे न्यूमेरिकल आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर फोकस दूरी निगेटिव, वस्तु की दूरी भी निगेटिव और इमेज की दूरी भी निगेटिव होती है। दर्पण का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। फार्मूले में वैल्यू आप लोग साइन के साथ रखेंगे। फोकस दूरी 20 है तो -20 रखेंगे और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो -10 रखेंगे। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1/20, यहाँ से ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो +1/10 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/20 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी वस्तु की इमेज बन रही है उसकी दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। तो यह एक इस प्रकार का केस होगा। आप लोग देख भी सकते हैं कि जब फोकस दूरी 20 है और हमने वस्तु को यहाँ पर अंदर रखा है, 10 सेंटीमीटर का मतलब है हमने F और P के बीच में रखा हुआ है, तो उस स्थिति में जो आपकी इमेज है वो वस्तु से काफ़ी ज़्यादा दूर बनती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इमेज आपकी काल्पनिक होगी, सीधी होगी, वस्तु से बड़ी होगी और ये आपके मिरर के दूसरे साइड में देखने को मिलेगी। और यही केस मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपका V आ जाए पॉजिटिव तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण के लिए जो इमेज है वो हमारे मिरर के दूसरे साइड में बन रही है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि 6 ओम 12 ओम के दो जो रेजिस्टेंस है वो समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें वोल्टेज का मान 3 वोल्ट है, तो 1 सेकंड में उष्मा ऊर्जा क्या होगा। अब इसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, समांतर क्रम में है तो इसीलिए 1/6 + 1/12, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 3/12
और रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 ओम। उसके बाद में हीट एनर्जी के लिए फार्मूला होता है I²RT या फिर B²T डिवाइडेड बाई R। तो V की वैल्यू हमें पता है 3 है, T की वैल्यू पता है 1 है, रेजिस्टेंस आपका 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9 डिवाइडेड बाई 4 तो 9/4 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.25 जूल। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, जरूर इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न देखिए पूछा गया था सेम तरीके का, बस इस बार क्रम बदल दिया गया है कि 10 ओम और 30 ओम के दो रेजिस्टेंस आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर 6 वोल्ट है, तो 1 सेकंड के बाद में ताप ऊर्जा क्या होगी। यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए R इक्वल टू हो जाएगा 10 + 30, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है तो R हमारा 40 ओम हो जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे H इक्वल टू I²RT इक्वल टू V²T बाई R। V की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ पर 36/40 आ जाएगा। तो आप लोग इसे 9 से 4 से काट सकते हैं, 4 दही 40, 4 9 36, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.9 जूल। तो सिंपल से प्रश्न है, बस आपको फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, आसानी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न देखिए लेंस की क्षमता से आया था कि आपके पास में दो लेंस हैं जिनकी क्षमता 5 और -10 डायोप्टर है, तो कुल क्षमता और फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बताना था। तो देखिए दो लेंस हैं और जब हम लोग इसके इक्विवेलेंट क्षमता को निकालते हैं तो हम लोग सामान्यतः इनको ऐड करते हैं, तो P इक्वल टू 5 + -10 होगा, तो ये -5 डायोप्टर आ जाएगा। यहाँ पर आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो 1 डिवाइडेड बाई -5, ये आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इससे आपको पता चलता है कि जो फोकस दूरी है ये हमारी हो जाएगी अवतल लेंस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस के लिए जो इमेज है वो आपके इस साइड में बनती है प्रकाश के डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव होता है, जबकि जो हमारा अवतल लेंस होता है अवतल दर्पण लेंस होता है, हाँ, तो लेंस के लिए इस साइड में बनती है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैंगनी, पीला और हरे रंगों का बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है वो होता है हमारे बैंगनी का। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में बैंगनी रंग का सबसे अधिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेविएशन होता है, लाल में सबसे कम होता है। आपसे बैंगनी, पीला और हरे के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे येलो का सबसे कम होगा, उसके बाद में हमारा ग्रीन आएगा और फिर आता है वायलेट। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि येलो का सबसे कम, ग्रीन उसके बाद में और वायलेट का हो जाएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा। अब आते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन पर। देखिए केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऐसा था, मतलब क्या था, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग अपने आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस स्थिति में जो आपके सेल हैं उनकी संख्या बढ़ती है और इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग आपके आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो उस स्थिति में आपके सेल की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से जो आपके न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स है वो भी बढ़ जाता है, तो साइज छोटा हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न था कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपसे कहा गया था कि जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिलता है तो पीएच इसका होता है 7। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया था कि जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ मिलता है तो पीएच होता है 7। तो देखिए यहाँ पर पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ही ज़रूरत होती है। कोई भी दुर्बल क्षार इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, यानी कि पीएच इसका 7 नहीं होगा, इसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा, यानी कि ये सलूशन अभी भी एसिडिक होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पर गलत। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आधात्विक खनिज है। आधात्विक खनिज के बारे में पूछा गया था और ऑप्शन में दिया गया था अभ्रक यानी कि माइका। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जो हमारा माइका है वह एक आधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में जुड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं, इनके जुड़ने से बनता है H2 प्लस Cl2 बनता है 2HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर एक कोई प्रश्न था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया से। तो कुछ अपक्रियाएं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये ऑलरेडी आ भी चुका है। AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। इसी प्रकार से BaCl2 Na2SO4, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया में दो आपके रिएक्टेंट होते हैं और इसमें जो एक रिएक्टेंट का हिस्सा है वो दूसरे के साथ और दूसरे का एक हिस्सा पहले के साथ आता है और ये इस प्रकार से नए कंपाउंड बनाते हैं। तो कई सारे यहाँ पर रिएक्शन मैंने आपके लिए दे दिए हैं। अगर आपको मौका मिल जाता है सारे कामों से तो एक बार इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।